again. It's a Redskin. हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की चैप्टर वाइज सारे डायग्राम को हम डिस्कस करेंगे। और अक्सर स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न रहता है कि डायग्राम कैसे बनाएं, उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है उनके लिए। उनको कन्फ्यूज़न होती है, इसलिए आज हम लोग ऑल डायग्राम्स को लेकर के एक वीडियो लेकर के आए हैं जो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। तो आप एंड तक बने रहिएगा क्योंकि आपको काफ़ी कुछ यहाँ से सीखने का मौका मिलेगा। तो बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले पीपीसी का क्वेश्चन आ जाता है या पीपीएफ कहते हैं इसे। पीपीसी का मतलब आप जानते ही हैं, बेसिकली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसके थ्रू आप टू डिफरेंट कमोडिटीज़ के डिफरेंट प्रोडक्शन लेवल को दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज कम है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और हमारी वांट्स क्या अनलिमिटेड है, इसलिए दोनों प्रोडक्शन को बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। अगर हम जैसे आप फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो एक्स एक्सिस पे गुड्स एक्स और वाई एक्सिस पे गुड्स वाई दिखाया गया है। अगर हम सारे के सारे रिसोर्सेज गुड्स वाई के प्रोडक्शन में लगाते हैं तो वाई का प्रोडक्शन 80 होता है जबकि एक्स का प्रोडक्शन 0 होता है। अगर हम गुड्स वाई के प्रोडक्शन को 60 करते हैं तो ये 10, अगर हम इसे 40 करते हैं तो ये 20। जैसे जैसे आप इसे कम करते जाओगे गुड्स एक्स का प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। और अगर हम गुड्स वाई के प्रोडक्शन को 0 करते हैं तो गुड्स एक्स का प्रोडक्शन मैक्सिमम यानी कि 40 होता है। तो ये आपका पीपीसी कर्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका शिफ्ट इन पीपीसी कर्व। आप ध्यान रखिएगा, पीपीसी कर्व अगर हम शिफ्ट की बात करें तो अगर हम अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो एल कर्व राइट साइड मूव करके L1 हो जाएगा, यानी हमारा जो पीपीसी कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और अगर हम अपने रिसोर्सेज को कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं या फिर अंडर यूटिलाइज करते हैं तो हमारा प्रोडक्शन कम हो जाएगा और पीपीसी कर्व लेफ्ट साइड मूव करेगा। L2 के थ्रू दिखाया गया है उसे। ठीक है, हम यहाँ पे रिसोर्सेज वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो रिसोर्सेज का मतलब क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये ध्यान रखना, ये 4 रिसोर्सेज हैं, आपको काफ़ी जानना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूटिलिटी एनालिसिस में रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू। आपको पता है टीयू का मतलब टोटल यूटिलिटी है। एक कंज्यूमर जितनी भी गिवन कमोडिटीज़ हैं उन सबको अगर कंज्यूम करता है तो जो भी उसे टोटल सेटिस्फैक्शन मिलेगा उसको हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। एमयू का मतलब होता है चेंज इन टोटल यूटिलिटी। अगर आप 1 मोर एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो जो भी आपकी यूटिलिटी में चेंज आएगा वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। फिगर के अकॉर्डिंग हम देखें तो आप इस तरह से फिगर बनाएंगे, ये आपका टोटल यूटिलिटी है और ये मार्जिनल यूटिलिटी है। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे यूटिलिटी को दिखाया गया है। अगर हम रिलेशन की बात करें तो जब टीयू इंक्रीज़ होता है तो एमयू पॉजिटिव होता है, जब टीयू डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज़ होता है तो एमयू इंक्रीजिंग रेट से डिक्रीज़ होता है, जब टीयू मैक्सिमम है तो एमयू 0 है, जब टीयू डिक्लाइन होना स्टार्ट होता है तो एमयू नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आपको पता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये है कि अगर कंज्यूमर कॉन्टीन्यूसली किसी भी गुड्स या कमोडिटी को कंज्यूम करता जाता है तो उसकी एट द एंड ऑफ यूनिट से मिलने वाला जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो डिक्लाइन होता जाएगा, यानी कम होता जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, कम होने के साथ साथ वो 0 और बाद में नेगेटिव हो जाता है। जैसे आप लगातार कोई भी चीज़ कंज्यूम करते जाते हो तो उसको लेकर के आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होता जाता है और एक टाइम 0 और एक समय के बाद वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फिगर हम देखें तो सबसे पहले एमयू यहाँ पे पॉजिटिव है, मैक्सिमम है। जैसे जैसे कंज्यूम करते जा रहे हैं कमोडिटी वो 0 और बाद में क्या हो जाती है, नेगेटिव। तो ये आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसका क्वेश्चन अक्सर आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व। देखो, इंडिफरेंस कर्व बेसिकली 2 डिफरेंट कमोडिटीज़ के डिफरेंट कंजम्पशन लेवल को रिप्रेजेंट करता है, जैसे गुड्स एक्स और गुड्स वाई। अगर हम गुड्स एक्स को ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो गुड्स वाई को हमें कम करना पड़ेगा। अगर हम गुड्स वाई को ज़्यादा कंज्यूम करना चाहते हैं तो हमें गुड्स एक्स को सेक्रीफाइस करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंडिफरेंस मैप। ध्यान रखिएगा, इंडिफरेंस मैप में आप मोर देन 1 आईसी कर्व को साइमल्टेनियसली रिप्रेजेंट करते हैं। एक से ज़्यादा आईसी कर्व को साइमल्टेनियसली रिप्रेजेंट करना इंडिफरेंस मैप कहलाता है। इसमें ध्यान रखिएगा, जो सबसे हायर आईसी कर्व है, जो सबसे अपर आईसी कर्व है वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, और जो सबसे लोएस्ट आईसी कर्व है वो सबसे मिनिमम सेटिस्फैक्शन को दिखाता है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आईसी कर्व, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें आईसी कर्व की तो सबसे पहले आईसी कर्व का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होता है। डाउनवर्ड का रीज़न क्या है, आप जानते ही हैं। अगर हम गुड्स एक्स की एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करना चाहते हैं तो वाई को सेक्रीफाइस करना होगा, या फिर हम वाई को बढ़ाना चाहते हैं तो एक्स को सेक्रीफाइस करना होगा। ठीक है, नंबर 2 है कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन। ध्यान रखिएगा, जो आईसी कर्व है वो कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन है, यानी मूव टू ऑरिजिन की तरफ मूव कर रहा होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू एमआरएस इफेक्ट। आपको पता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर हम एक
कमोडिटी को एक्स्ट्रा कंज्यूम करना चाहते हैं तो दूसरे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इसलिए जो इसकी शेप है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन यानी मूव टू ओरिजिन की तरफ होती है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि अगर आप इसे 1 2 3 कंज्यूम करोगे तो आप इसे 6 4 2 आपको इसे डिक्लाइन करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आईसी कर्व कांट इंटरसेक्ट। ध्यान रखिएगा आईसी कर्व कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। जैसे IC1 और IC2 यहाँ पे कट करके इन्होंने दिखाया हुआ है, बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि जब आप दो कमोडिटी कंज्यूम करते हो तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि दोनों से सेम सेटिस्फेक्शन मिले? ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो जबकि ये फिगर यही दिखा रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 है आईसी कर्व में जो अपर आईसी कर्व है वो हायर सेटिस्फेक्शन, जो लोअर आईसी कर्व है वो मिनिमम सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यानी आप कह सकते हैं जो IC3 है वो IC2 से ग्रेटर है और IC2 IC1 से ग्रेटर है, यानी IC1 से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन IC2 को मिल रहा है और IC3 इन सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट है आपका बजट लाइन। ध्यान रखिएगा बजट लाइन एक ऐसा सेट ऑफ कॉम्बिनेशन होता है जिसमें जो भी हमारी गिवन लेवल ऑफ इनकम है उनको हम 2 डिफरेंट कमोडिटीज़ पे खर्च करते हैं, तो वो हमारा इक्वल टू इनकम के इक्वल होता है। यानी जो भी आपकी गिवन लेवल ऑफ इनकम है, जो भी कमोडिटी का प्राइस है, उससे आप कितना कितना गुड्स X और गुड्स Y की कमोडिटी या क्वांटिटी बाय कर सकते हो, उसी के रिप्रेजेंटेशन को हम बजट लाइन कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं A और B यहाँ पे यही दिखा रहा है कि गुड्स X की हम B लेवल ऑफ क्वांटिटी और गुड्स Y की हम A लेवल ऑफ क्वांटिटी को बाय कर सकते हैं। और इसकी इक्वेशन याद रखिएगा, ये MCQ में आ सकता है PX प्लस PY इक्वल टू M। यहाँ पे P प्राइस है और X का मतलब है X नंबर ऑफ कमोडिटी। ऐसे ही सेम P प्राइस है Y कमोडिटी का और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करके ये मनी के इक्वल होना चाहिए, यानी इनकम के इक्वल होना चाहिए। और बजट सेट सेम एज ऐसे सेट ऑफ कॉम्बिनेशन को दिखाता है जिससे आप जो भी अपनी इनकम है उसे 2 डिफरेंट कमोडिटीज़ पे स्पेंड करते हैं और जितना भी आप स्पेंड कर पाओगे या तो वो आपके इनकम के बराबर होगा या फिर इनकम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे इक्वल टू M होता है, जबकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू M होता है। PX प्लस PY लेस देन इक्वल टू M काफ़ी इंपॉर्टेंट है, MCQ में आ सकता है कि आप आइडेंटिफाई करो कि बजट लाइन की इक्वेशन क्या है या बजट सेट की इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका शिफ्ट इन बजट लाइन। देखो अगर मैं शिफ्ट इन बजट लाइन की बात करूँ तो आपको पता है बजट लाइन में शिफ्ट किस रीज़न से होता है। अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो ध्यान रखिएगा आपका जो बजट है वो राइट साइड मूव कर जाएगा। जो AB कर्व है अब वो राइट साइड शिफ्ट होकर के A1 B1 हो जाएगा और अगर हमारी इनकम कम हो जाती है तो हमारा बजट भी फॉल हो जाता है और वो लेफ्ट साइड मूव करेगा कर्व, वो A2 B2 के थ्रू दिखाया गया है। गुड्स X और गुड्स Y के बजट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है शिफ्ट इन बजट लाइन ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स Y। अगर गुड्स Y का प्राइस चेंज होता है तो आपके बजट लाइन में भी मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा। कैसे? जबकि गुड्स X का जो बजट है वो सेम रहेगा। अगर गुड्स Y का प्राइस बढ़ जाता है तो हमारा जो बजट है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा और गुड्स Y का प्राइस अगर कम हो जाता है तो उसको लेके हमारा बजट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि प्राइस बढ़ने पे गुड्स Y का जो बजट है वो A1 की तरफ मूव हो गया और प्राइस कम होने पे वो A2 हो जाता है, जबकि गुड्स X का जो बजट है वो सेम है। सेम ऐसे ही शिफ्ट इन बजट लाइन ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ X कमोडिटी। अगर X का प्राइस चेंज होगा तो ध्यान रखिएगा कि Y कमोडिटी का बजट सेम है, जबकि गुड्स X का प्राइस बढ़ने पर उसका बजट बढ़ जाता है और B से B1 हो जाता है और प्राइस घटने पे हमारा बजट इसको कम हो जाएगा और वो B2 हो जाता है। ठीक है, तो काफ़ी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ध्यान रखिएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जहाँ पे कंज्यूमर ऑप्टिमम सेटिस्फेक्शन लेता है। और अगर हम इंडिफरेंस कर्व के थ्रू बात करें तो जहाँ पे बजट लाइन और IC कर्व दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पर ही हमारा कंज्यूमर ऑप्टिमम सेटिस्फेक्शन ले रहा है, जबकि IC2 और IC3 जो कर्व है वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि क्राइटेरिया क्या है? बजट लाइन और IC कर्व एक दूसरे को टच करने चाहिए। तो जहाँ पे वो टच करेंगे दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये पॉइंट आपका क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड। देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? बीइंग अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, इफ प्राइस इंक्रीजेज दैन डिमांड डिक्रीजेज, इफ प्राइस डिक्रीज दैन डिमांड विल बी इंक्रीजेज। यानी कि प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन होता है, प्राइस के बढ़ने पर डिमांड घटती है और प्राइस के घटने पर डिमांड बढ़ती है। तो आप देख सकते हैं जब प्राइस 2, 4, 6 है तो डिमांड 15, 10 और 5 है, और अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। देखो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का मतलब होता है अगर प्राइस के कम होने पर डिमांड बढ़ती है तो एक्सटेंशन कहलाता है। बीइंग अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, इफ प्राइस डिक्रीज देन डिमांड विल बी राइजेस, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड।
और यहाँ पे एरो नीचे की तरफ होगा, ये दिखा रहा है कि प्राइस के कम होने पे डिमांड बढ़ती है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में क्या होता है, बीइंग अदर थिंग्स आर कांस्टेंट इफ प्राइस राइजेस देन डिमांड विल बी डिक्रीजेस, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एरो ऊपर की तरफ जाएगा, ये क्या दिखा रहा है, प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम होती है। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। देखो ड्यू टू अदर देन प्राइस इफेक्ट, अगर हमें प्राइस को छोड़ के अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड इंक्रीज़ होता है, जैसे इनकम का इंक्रीज़ होना, फैशन का चेंज होना, फेवरेबल चेंज होना, ठीक है, और फ्यूचर में जो भी आपका मतलब इनकम की बढ़ने की पॉसिबिलिटी होना, ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का फेवरेबल होना, इन सारे रीज़न से अगर डिमांड बढ़ जाती है तो डिमांड का राइट साइड मूव करेगा और वो इंक्रीज इन डिमांड को दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि प्राइस सेम है, प्राइस कांस्टेंट है, डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, Q से Q1 हो जाती है, तो ये आपका इंक्रीज इन डिमांड कहलाएगा। डिक्रीज इन डिमांड में क्या होता है, सेम अदर देन प्राइस इफेक्ट ड्यू टू अदर फैक्टर्स, यानी टेस्ट, प्रेफरेंसेस, इनकम है, फैशन है, इनके चेंजेस की वजह से अगर डिमांड डिक्लाइन होती है, डिक्रीज़ होती है, तो डिमांड का लेफ्ट साइड मूव करेगा और यहाँ पे भी प्राइस सेम है और क्वांटिटी Q2 से Q हो जाती है, यह आपका डिक्रीज इन डिमांड को दिखाता है। नेक्स्ट है आपका परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ध्यान रखिएगा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड वो सिचुएशन है जिसमें एक फिक्स प्राइस पे डिमांड अप टू इन्फाइनाइट होती है, यानी 10 रुपये प्राइस पे करके जो कंज्यूमर है वो Q1, Q2 कितनी ही क्वांटिटी बाय कर सकता है अप टू इन्फाइनाइट। जैसे ही प्राइस बढ़ेगा डिमांड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जबकि जीरो इलास्टिसिटी या परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, आप फिगर ध्यान रखिएगा, प्राइस बढ़ने पे या घटने पे डिमांड में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, यानी प्राइस 2, 4, 6 कुछ भी हो, लेकिन डिमांड आपकी 10 है तो 10 ही रहेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ध्यान रखिएगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन फर्स्ट ऑफ ऑल ये शॉर्ट टर्म में अप्लाई होता है और वी नो वेरी वेल कि इन अ शॉर्ट टर्म पीरियड मैक्सिमम रिसोर्सेज आर फिक्स्ड बट सम ऑफ द रिसोर्सेज आर वेरिएबल। तो अगर हम अपने वेरिएबल रिसोर्सेज को इंक्रीज़ करते हैं या उनमें चेंजेस लेकर के आते हैं तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो 3 स्टेजेस में मूव करेगा। सबसे पहले इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ होता है प्रोडक्शन, फिर वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज़ होता है और देन वो नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, आप कह सकते हैं। आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल पहले स्टेज में, ये फर्स्ट स्टेज है, टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ हो रहा है तो एमपी भी इंक्रीज़ होता है। सेकंड स्टेज में टीपी जब डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज़ होता है तो एमपी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। थर्ड स्टेज में जब टीपी डिमिनिशिंग डिक्लाइन होता है तो एमयू जीरो होने के बाद, एमपी जीरो होने के बाद नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन एपी एंड एमपी। देखो अगर मैं एपी और एमपी में रिलेशन की बात करूं तो जब एमपी और एपी इंक्रीज़ होते हैं तो एमपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ होता है, जब एमपी और एपी डिक्रीज़ होते हैं तो एमपी इंक्रीजिंग रेट से डिक्रीज़ होता है। एपी ना तो जीरो होता है ना नेगेटिव, बट एमपी जीरो और नेगेटिव दोनों हो सकता है, ध्यान रखिएगा। और लास्ट में एपी एंड एमपी बोथ विल बेस्ड ऑन टीपी, दोनों के दोनों टीपी पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन टीसी टीएफसी, रिलेशन बिटवीन टीसी टीएफसी एंड टीवीसी। अगर मैं इसमें रिलेशन की बात करूं तो आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे आपका आउटपुट और वाई एक्सिस पे कॉस्ट को दिखाया गया है। अगर हम इसमें रिलेशन की बात करें तो टीसी अपने इनिशियल पॉइंट से इंक्रीज़ होना स्टार्ट होता है, राइज होता है, टीवीसी उसके पैरेलल इंक्रीज़ होता है, जबकि टीएफसी इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फिक्स होता है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा, टीवीसी में हैव टू बी जीरो, टीवीसी जीरो हो सकता है बट टीसी और टीएफसी जीरो नहीं होते हैं। इसका रीज़न आपको बता दूं, क्योंकि टीसी इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी होता है। अगर आपका टीवीसी जीरो भी होगा तो टीएफसी में कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और वो टीसी को जीरो नहीं होने देगा, इसलिए टीसी कभी भी जीरो नहीं होता, वो एट द बिगनिंग कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होती है। नेक्स्ट है आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट। ध्यान रखिएगा, टोटल फिक्स कॉस्ट के एवरेज को ही हम एवरेज फिक्स कॉस्ट कहते हैं। जैसे जैसे आपका आउटपुट लेवल इंक्रीज होगा एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्लाइन होता जाता है, बट वो कभी जीरो नहीं होता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका रिलेशन बिटवीन एसी एंड एमसी। अगर हम एसी और एमसी में रिलेशन की बात करें तो सबसे पहले जब एसी और एमसी डिक्रीज़ होते हैं तो एमसी फास्टली डिक्रीज़ होता है, बिकॉज एमसी का जो लोएस्ट पॉइंट है वो एसी से नीचे है। नंबर 2, जब एसी और एमसी राइज होते हैं तो एमसी फास्टली राइज होता है। नंबर 3, एमसी कर्व एसी कर्व को उसके लोएस्ट पॉइंट पे कट करता है। नंबर 4, एसी ऑलवेज सिचुएटेड राइटवर्ड टू द एमसी कर्व, एसी एमसी के राइटवर्ड होता है, मतलब दाईं ओर होता है। एंड लास्ट, एमसी एंड एसी बोथ विल बेस्ड ऑन टीसी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका रिलेशन बिटवीन एसी, एबीसी, एमसी एंड एएफसी। अगर मैं इसमें रिलेशन की बात करूं तो सबसे पहले आप फिगर कैसे बनाएंगे, पहले आप एसी का फिगर बना लो, फिर आप एबीसी का फिगर बना लो। ध्यान रखिएगा एसी और एबीसी इनके बीच का गैप कम होता जाएगा बट ये टच नहीं करेंगे।
और देन आपको MC को नीचे से ले जाना है और जहाँ पे ABC लोएस्ट है और जहाँ पे AC सबसे लोएस्ट है वहीं से कट करते हुए ले जाएंगे आप, और AFC को कंटिन्यूसली डिक्लाइन करना है और यहाँ पे जाके वो जस्ट लाइक पैरेलल हो जाएगा, बट वो जीरो पे टच मतलब नहीं करेगा, ठीक है। तो रिलेशन क्या है, ध्यान रखिएगा, जब AC और ABC डिक्लाइन होते हैं तो MC ज़्यादा तेज़ी से डिक्लाइन होता है क्योंकि MC सबसे नीचे डाउनवर्ड है। नंबर 2, MC और ABC को MC कर्व उनके लोएस्ट पॉइंट पे A पे और B पे कट करता है। जब AC, ABC और MC राइज होते हैं तो MC ज़्यादा तेज़ी से राइज होता है, ठीक है। जब AC और ABC इंक्रीज़ होते हैं तो इनके बीच का गैप कम होता है, बट ये कभी एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। नेक्स्ट आपका AFC, जैसे जैसे आपका पर यूनिट ऑफ क्वांटिटी इंक्रीज़ होता जाएगा AFC डिक्लाइन होता जाएगा, बट कभी वो जीरो नहीं होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन TC एंड MC। TC और MC में क्या रिलेशन है, जब TC इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ होता है तो MC डिक्लाइन होता है। जब TC स्टेबल है तो MC मिनिमम है, लोएस्ट है। जब TC दोबारा स्टार्ट राइजिंग होता है देन MC इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ होता है। तो ये भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग सप्लाई के बारे में, सप्लाई के टॉपिक से। लॉ ऑफ सप्लाई, ध्यान रखिएगा, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, बीइंग अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, इफ़ प्राइस इंक्रीज देन सप्लाई इंक्रीजेस, इफ़ प्राइस डिक्रीज देन सप्लाई विल बी डिक्रीजेस। यानी प्राइस के बढ़ने पे सप्लाई बढ़ेगा और प्राइस के घटने पे सप्लाई कम हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं प्राइस P से P1 हो गया तो सप्लाई Q से Q1 हो जाती है, यानी कि प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। ध्यान रखिएगा एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई में क्या होता है, सेम, बीइंग अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, इफ प्राइस राइजेस देन सप्लाई इंक्रीजेस, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। प्राइस के बढ़ने पर सप्लाई बढ़ती है, एरो ऊपर की तरफ जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में क्या होता है, बीइंग अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, इफ प्राइस डिक्रीजेस देन सप्लाई डिक्रीजेस, सप्लाई ऑल्सो डिक्रीज, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। एरो नीचे की तरफ जाएगा, इसका मतलब ये होता है कि प्राइस के कम होने पर सप्लाई कम होता है, वो कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज इन सप्लाई। ध्यान रखिएगा इंक्रीज इन सप्लाई का मतलब ये होता है कि अदर देन प्राइस इफेक्ट, यानी ड्यू टू अदर फैक्टर्स, अगर सप्लाई इंक्रीज़ होती है तो उसे इंक्रीज इन सप्लाई कहते हैं। अगर मैं अदर फैक्टर्स की बात करूं, नंबर ऑफ फर्म्स का इंक्रीज़ होना, गवर्नमेंट पॉलिसी का फेवर में होना, टेक्नोलॉजी फेवरेबल होना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होना, इनकी वजह से अगर आपकी सप्लाई इंक्रीज़ होगी तो सप्लाई राइट साइड कर्व मूव करेगा और प्राइस आपका सेम रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी फिक्स प्राइस पे सप्लाई आपकी इंक्रीज़ हो जाती है, तो ये इंक्रीज इन सप्लाई कहलाता है। नेक्स्ट है डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई का मतलब होता है कि सेम एज अदर देन प्राइस इफेक्ट ड्यू टू अदर फैक्टर्स। अगर सप्लाई डिक्रीज होती है तो सप्लाई का लेफ्ट साइड मूव करेगा, वो डिक्रीज इन सप्लाई को दिखा रहा है। और अगर मैं डिक्रीज इन सप्लाई के रीज़न की बात करूं तो नंबर ऑफ फर्म्स का कम होना, गवर्नमेंट की पॉलिसी का अगेंस्ट में होना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ज़्यादा होना, टेक्नोलॉजी अनफेवरेबल होना, तो इससे सप्लाई कम होगी और आपका सप्लाई कर्व लेफ्ट साइड मूव करेगा। आप देख सकते हैं कि प्राइस सेम है, फिक्स, जबकि आपकी क्वांटिटी कम हो रही है सप्लाई, तो ये डिक्रीज इन सप्लाई को दिखाता है। नेक्स्ट है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। देखो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का मतलब है एक फिक्स प्राइस पे अगर सप्लाई मतलब अप टू इनफाइनाइट होती है, यानी उसी प्राइस पे आप कितनी ही क्वांटिटी सप्लाई कर सकते हैं, तो ये परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कहलाएगा। और जैसे प्राइस डिक्रीज होता है सप्लाई विल बी जीरो, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, जिसे हम जीरो इलास्टिसिटी भी कहते हैं, इसमें प्राइस में होने वाले चेंजेस का सप्लाई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। प्राइस में हैव टू बी इंक्रीज और डिक्रीज, बट सप्लाई आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनदर टॉपिक। नेक्स्ट है आपका मार्केट इक्विलिब्रियम। देखो मार्केट इक्विलिब्रियम होता क्या है, देखो मार्केट इक्विलिब्रियम इज़ दैट सिचुएशन जहाँ पे एक मार्केट में डिमांड और सप्लाई जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पे दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। जिस प्राइस पे वो होगा वो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है, उस टाइम पे जो क्वांटिटी होगी वो आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी, और जो ई है वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है चेंज इन डिमांड एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। देखो अगर डिमांड में चेंज होगा देन आपका मार्केट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन क्या होगी, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले है नंबर 1 इंक्रीज इन डिमांड। अगर इंक्रीज इन डिमांड की बात करें तो आप सप्लाई कर्व आपका सेम है, फिक्स है, जबकि आप डिमांड आपकी इंक्रीज़ हो रही है। पहले डिमांड कर्व DD है और अभी नया जो डिमांड कर्व है वो D1 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों एक दूसरे को सपोज इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करते हैं, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। उस टाइम पे प्राइस आपका OP है और क्वांटिटी OQ है। अगर डिमांड राइज होती है तो हमारा जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो यहाँ पे लाई करेगा और हमारा प्राइस जो है वो OP से इंक्रीज़ होकर के OP1 और क्वांटिटी OQ से बढ़ करके OQ1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये इंक्रीज़ इन डिमांड के केस में आपने देखा, डिमांड इंक्रीज़ होने पे इक्विलिब्रियम पॉइंट अपसाइड मूव करता है, प्राइस बढ़ जाता है और क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट है आपका डिक्रीज़ इन डिमांड।
अगर डिमांड डिक्रीज़ होगी तो सेम एज़ पहले जो इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे था अभी वो नीचे की तरफ मूव करेगा, प्राइस OP से घट के OP1 हो जाएगा और क्वांटिटी OQ1 से घट के OQ हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका ड्यू टू चेंज इन सप्लाई। अगर हम सप्लाई की बात करें तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस बार आप डिमांड फिक्स रखेंगे, एक बार आपको सप्लाई इंक्रीज़ करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिमांड कर्व सप्लाई कर्व इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक दूसरे को कट करते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इस टाइम पे जो प्राइस है वो OP आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है। अगर सप्लाई इंक्रीज़ होती है तो हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो राइट साइड मूव करेगा, यानी यहाँ पे प्राइस OP से घटकर OP1 हो जाएगा और क्वांटिटी OQ से बढ़कर OQ1 हो जाएगा। डिक्रीज इन सप्लाई के केस में क्या होता है, डिक्रीज इन सप्लाई के केस में हम बात करें तो डिक्रीज इन सप्लाई के केस में फर्स्ट ऑफ ऑल सेम डिमांड कर्व सप्लाई कर्व एक दूसरे को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करते हैं। ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अगर सप्लाई डिक्रीज होगी तो सप्लाई कर्व लेफ्ट साइड मूव करेगा और सप्लाई कर्व S2 DD कर्व को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करेगा। ये न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इस टाइम पे प्राइस आपका OP से बढ़कर OP2 हो जाएगा और क्वांटिटी OQ से घट के OQ2 हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान रखिएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बात करें प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आएगा ही आएगा इसका, तो आप इसे ध्यान से समझिएगा। पहले हम बात करते हैं प्राइस सीलिंग होता क्या है। देखो, प्राइस सीलिंग का मतलब होता है कि वो मैक्सिमम प्राइस जो एक सेलर अपने कस्टमर से अपने कमोडिटी के बदले में ले सकता है, उस प्राइस को हम कहते हैं प्राइस सीलिंग, जो कि गवर्नमेंट तय करती है कि जो सेलर है वो इससे ज़्यादा मैक्सिमम प्राइस नहीं वसूल कर सकता है कस्टमर से। सो दैट इज़ कॉल्ड प्राइस सीलिंग। और ध्यान रखिएगा, ये जो प्राइस सीलिंग है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट से हमेशा बिलो होता है। आप देख सकते हैं डिमांड कर सप्लाई कर ये दूसरे को E पर कट कर रहे हैं और यहाँ पे ये जो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है उसके नीचे जो ये लाई कर रही है कर्व, मतलब ये जो प्राइस है ये आपका प्राइस सीलिंग है, यानी इससे ज़्यादा प्राइस हमारा जो सेलर है कस्टमर से नहीं ले सकता है। तो ये प्राइस सीलिंग की सिचुएशन को दिखाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और हम बात करते हैं प्राइस फ्लोर। देखो, प्राइस फ्लोर का मतलब होता है कि बेसिकली MSP, यानी वो पर्टिकुलर प्राइस जो सेलर को, यानी जो फार्मर्स हैं जो प्रोडक्शन करते हैं, एटलीस्ट कम से कम उनको इतना प्राइस तो मिलना ही चाहिए उनके प्रोडक्शन के लिए, उन्होंने जो भी चीज़ें प्रोड्यूस करी हुई हैं। और इसी को हम MSP भी कहते हैं, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कम से कम उनके प्रोडक्ट के बदले में इतना तो उन्हें मिलना ही चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड प्राइस फ्लोर। और ध्यान रखिएगा, ये प्राइस हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर की तरफ होता है। जैसे आपका इक्विलिब्रियम प्राइस OP है और यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम लेवल है, तो ये हमेशा ऊपर की तरफ लाई करेगा। ठीक है, इस प्राइस पे ध्यान रखिएगा, सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड क्या है, कम है। ठीक है ना। अगर मैं इस गैप की बात करूँ तो ये आपका एक्सेस सप्लाई कहलाता है। अगर हम इस गैप की बात करें, क्योंकि प्राइस कम है और आपका प्राइस कम है तो यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो ये आपका एक्सेस डिमांड कहलाता है। ये जो गैप है ये आपका एक्सेस डिमांड दिखा रहा है और ये गैप आपको क्या दिखा रहा है, एक्सेस सप्लाई। तो आप कह सकते हैं कि प्राइस फ्लोर के केस में, क्योंकि प्राइस इक्विलिब्रियम से ज़्यादा होता है तो यहाँ पे एक्सेस सप्लाई होती है, डिमांड कम। जबकि प्राइस सीलिंग में क्या होता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होता है हमारा प्राइस, इसलिए जो डिमांड एक्सेस होगी, सप्लाई कम होगी, तो ये आपका एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जाके ये आपका टॉपिक फिनिश होता है और हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में पूरे के पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स के डायग्राम को डिस्कस किया और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपको आई होप पसंद भी आएगी और आपके नॉलेज में इजाफा होगा। आप इसे ज़रूर ध्यान से पढ़ें, देखें और आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि इससे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको ये हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप इसे फटाफट इसे नोट डाउन कर लें, समझ लें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे अनदर वीडियोज़ की, और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमें भी इस तरह से अप्रिशिएशन मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।